गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट 1 की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे नदियों के कार्य। जो रिवर्स हैं वो किस प्रकार अपने अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक एरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन करती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, नदियाँ जो हैं वो जल को प्रवाहित करके अपने उद्गम स्थान से ढालों के अनुरूप यानी स्लोप के अकॉर्डिंग बहती हैं और बहते हुए जल द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको हम अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक इरोजनल और डिपोजिशनल दो प्रकार के लैंडफॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है अपर्दनात्मक स्थल रूप, जिसमें वी आकार की घाटी है, गॉर्ज और कैनियन है, जलप्रपात है, नदी विसर्प है, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, पेनिप्लेन या संप्राय मैदान आदि बनते हैं। जबकि निक्षेपात्मक जो स्थल रूप हैं उनमें जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु और प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा आदि का निर्माण होता है। तो बच्चों, हम इन सभी स्थल रूपों के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वी आकार की घाटी के बारे में। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं बच्चों, आपको वी आकार की घाटी दिखाई दे रही है। बच्चों, नदियाँ अपनी युवावस्था जो है उसमें पर्वतीय क्षेत्रों में जो लंबवत अपर्दन करती है, वर्टिकल इरोजन करती है, उससे एक गहरी और संकीर्ण घाटी जो है उसका निर्माण होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी कहते हैं। बच्चों, यही वी आकार की घाटी जो है और अधिक विस्तृत और गहरी हो जाती है तो वो गॉर्ज में परिवर्तित हो जाती हैं। और इससे भी गॉर्ज से भी जो और तंग आकार की घाटी होती है लेकिन गहरी होती है, ऐसी घाटी को हम कैनियन कहते हैं। इसी को हम आई आकार की घाटी भी कहते हैं। बहुत एक अच्छा उदाहरण है आपके सामने। कोलोरेडो नदी पर, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन जो है वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो बच्चों, ये वी आकार की जो घाटी है, ये वी आकार की घाटी दो प्रकार की हो गई, एक गॉर्ज हो गया और दूसरा हो गया कैनियन। गॉर्ज के भी उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे भारत में सिंधु नदी पर भाखड़ा गॉर्ज है, उसका उदाहरण है। तो ये जो है, ये नदी के वी आकार की जो घाटियाँ हैं उन्हीं के दो रूप हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे स्थलों की, जिसको अपन बोलते हैं वाटरफॉल या जलप्रपात। जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे बच्चों हम जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। बच्चों, जब कठोर नदी जो है, जब नदी है उसकी कठोर शैलें जो हैं, हार्ड रॉक्स जो हैं, और उसका ढाल जब नदी के साथ होता है तो उससे क्षिप्रिका या रैपिड्स बनते हैं और इन्हीं से फिर वाटरफॉल या जलप्रपात का निर्माण होता है। बच्चों, सबसे ऊंचा संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजल वाटरफॉल है, जो एंजल वाटरफॉल जिसकी हाइट है लगभग 980 मीटर। ये जो है वो कारोई जो रिवर है, उस कारोई रिवर पर कोलंबिया में पाया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आप सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो है कर्नाटक में शरावती नदी पर। इसके पश्चात बच्चों जो प्रमुख स्थलाकृति है वो है जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। बच्चों, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जो है वो निक्षेपात्मक स्थल रूप है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। ये दोनों स्थल रूप जो है वो डिपोजिशनल है। नदियाँ जब पर्वतीय ढालों के आधार तल पर आती हैं, यानी ढाल से उतरकर जब मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो नदियाँ अपने साथ जो भी मलबा लाती है उस मलबे को अर्धवृत्ताकार रूप में निक्षेपित कर देती है, जो आकृति में एक पंखे के समान होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख या एलुवियल फैन कहते हैं। लेकिन बच्चों, कभी कभी जो है ढाल जो है वो अधिक होने के कारण मलबा पंखे के आकार में नहीं फैलता, बल्कि दूर तक नहीं फैलता, क्षमा करें, बल्कि एक शंकु के आकार में, कोन के आकार में जमा हो जाता है, जिसको अपन अलुवियल कोन या जलोढ़ शंकु कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जलोढ़ पंख जो है वो कम ढाल होता है तब उसकी फॉर्मेशन होती है, जबकि जलोढ़ शंकु का जो निर्माण होता है वो तीव्र ढाल वाले जो सतह होती है उसके ऊपर होता है। इसके पश्चात बच्चों हमारा जब अन्य दूसरा स्थल रूप है वो है ऑक्सबो लेक, नदी विसर्प और ऑक्सबो लेक। बच्चों, नदी विसर्प जो है, जब नदी घुमावदार मार्ग अपनाती है उसको हम विसर्पित नदी या मिएंडर रिवर कहते हैं।
मैदानी क्षेत्रों में बच्चों इसका निर्माण होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में ढाल जो है वो लगभग समाप्त हो जाता है, इसलिए नदियाँ जो हैं वो घुमावदार मार्ग जो है उसको अपनाती हैं। इसीलिए ऐसी नदियाँ जो हैं वो मिएंड्रेड रिवर या विसर्पित नदियाँ कहलाती हैं। और बच्चों ऑक्सबो लेक जो है उसका निर्माण जब नदियाँ अपने मिएंडर को छोड़कर या उसको त्याग कर सीधे ही प्रवाहित होने लग जाती हैं, तब नदियों का जो विसर्प होता है, मिएंडर होता है, उसका अवशिष्ट भाग जो है उसको हम गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। इस स्लाइड में आप ऊपर का जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं कि नदी जो है विसर्पित आकार या घुमावदार मार्ग अपना रही है, और नीचे वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि नदी जो है वो अब वापस अपने सीधे मार्ग में आ गई और एक ऑक्सबो यानी कि बैल के खुर के आकार का जो पार्ट है उसमें पानी भरा रह गया और झील का निर्माण हो गया। इसी को हम ऑक्सबो लेक या छाड़न झील कहते हैं। नेक्स्ट स्थलाकृति बच्चों संरचनात्मक सोपान। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर और बेंचेज अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं संरचनात्मक सोपान। बच्चों संरचनात्मक सोपान का निर्माण नदी के मार्ग में जब कभी कभी कठोर और मुलायम चट्टानें जो हैं वो परतों के रूप में एक दूसरे के बाद में जमा होती है, यानी क्षैतिज रूप में, यानी ऊपर कठोर परत नीचे कोमल परत, इस प्रकार होती हैं, तो उस पर कटाव जो है वो भी अलग अलग गति से होता है। कठोर शैल जो है उस पर कम कटाव होता है, जबकि कोमल शैल पर कटाव ज़्यादा होता है। इस तरीके से बच्चों ये विशेष अपर्दन जो है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इरोजन। इस डिफरेंशियल इरोजन या विशेषात्मक अपर्दन के कारण सोपान आकार की सीढ़ियाँ जो हैं उनका नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है, और इसी सोपान के आकार की जो घाटी है उसको हम संरचनात्मक सोपान या स्ट्रक्चरल बेंचेज कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों नेक्स्ट स्थलाकृति जिसको हम कहते हैं नदी वेदिका, रिवर टेरेस। बच्चों ये जो नदी वेदिका है, ये नदी वेदिका नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानकार की वेदिकाएं हैं, लेकिन जिस प्रकार आपने पिछली स्लाइड में देखा कि संरचनात्मक सोपान जो हैं वो नदी के अपर्दन से, कठोर और कोमल शैलों के अपर्दन यानी विशेषात्मक अपर्दन से निर्मित हुए हैं, उसी प्रकार नदी वेदिका का जो फॉर्मेशन है वो ये बेसिकली नदी के प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। तो नदी वेदिकाएं जो हैं एक रूप में नदी के नवोन्मेष या पुनर्युवन की परिचायक होती हैं, अर्थात प्राचीन जो नदी का जो पाठ था या हम कहते हैं उसका घाटी थी, उसमें पुनर्यौवन के कारण या रिजुवेशन के कारण नदी और गहरी एक और घाटी बना लेती है, तो उस घाटी के अंदर जो घाटी है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम नदी वेदिका या घाटी के अंदर घाटी भी कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों नेक्स्ट स्थलाकृति है तटबंध या लेवीज। बच्चों नदी के दोनों जो किनारे हैं उन पर मिट्टियों के जमाव के द्वारा बड़े बड़े बांध या लंबे लंबे बांध जो हैं, कम ऊंचाई वाली बांध होते हैं, उनका निर्माण हो जाता है, जिसको हम प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवीज कहते हैं। क्योंकि ये बांध जो है प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनसे बाढ़ के समय सुरक्षा होती है, इसलिए इन तटबंधों को हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और अंत में बाढ़ का मैदान। बच्चों मैदानी भाग में चूँकि भूमि समतल होती है, इसलिए जब भी नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का जल नदी के समीपवर्ती जो समतल प्राय भाग है उसमें फैल जाता है, और इस जल में बालू एवं मिट्टी मिली हुई होती है। तो बाढ़ जब हट जाती है तो ये मिट्टी वहीं पर जमा हो जाती है, और मिट्टी के निक्षेपण से, डिपोजिशन से संपूर्ण मैदान जो है वो समतल और लहरदार प्रतीत होता है, और ऐसे ही मैदानों को हम क्या कहते हैं, बाढ़ग्रस्त मैदान या फ्लडेड प्लेन्स कहते हैं। अब इसके पश्चात अंतिम स्थल रूप बच्चों डेल्टा। बच्चों डेल्टा जो है वो नदी का जो निक्षेप होता है, जब नदी अपना मलबा जो है समुद्र के अंदर या किसी झील के अंदर निक्षेपित करती डालती है, तो उस समय जो है इसका निर्माण होता है। तो बच्चों जब नदी झील या सागर में गिरती है तो वह लाए गए मलबे के निक्षेपण से एक अंग्रेजी का अक्षर डेल्टा के आकार का एक स्थलरूप बनाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। बच्चों जो डेल्टा है इसके भी अनेक प्रकार हैं, जैसे चापाकार डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा है, ज्वार नदमुख डेल्टा है, परित्यक्त डेल्टा है, प्रगतिशील डेल्टा है, और अंत में जो है वो अवरोधित या ब्लॉक्ड डेल्टा है। इस प्रकार ये जो डेल्टा है उसके विभिन्न प्रकार हैं जो वो होते हैं। इसमें बच्चों ज्वारमद नदमुख डेल्टा जो है उसकी मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत प्रश्न आते हैं। तो एस्चुरी या ज्वार नदमुख डेल्टा जो है इसको हम एस्चुरी भी कहते हैं। तो बच्चों नदियों की ये एस्चुरी जो है ये स्पेशली ऐसे डेल्टाज होते हैं जहाँ पर नदी जो है समुद्र में
तीव्र ढाल के साथ मिलती है, क्योंकि अगर ढाल कम होता है तो सामान्य रूप से डेल्टा बनता है, लेकिन जब ढाल तीव्र होता है तो नदी के साथ जो भी मलबा आता है वो मलबा सीधा समुद्र में गिर जाता है और समुद्र की लहरें जो हैं उस मलबे को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो फलस्वरूप वहाँ पर बेसिकली नदी का जो मुहाना होता है उसमें कोई डेल्टा आकार का कोई जमाव नहीं हो पाता, तो उसका जो मुहाना वो हमेशा खुला रहता है। ऐसे खुले हुए मुहाने को हम एस्चुरी या ज्वार नदमुख डेल्टा कहते हैं। जैसे भारत में नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ, दोनों नदियों का जो मुहाना है, जो डेल्टा है, वो ज्वार नदमुख डेल्टा है। तो बच्चों, ये नदी का जो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूप है उनके बारे में आज हमने चर्चा करी। उम्मीद है आज के टॉपिक में आपको जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो इसके थ्रू आपको कवर हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।